नमस्कार दोस्तों, मैं आयुष जैन इनक्रेडिबल कोचिंग इंस्टीट्यूट बड़ा मलहरा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर मैं आपके सामने गणित शिक्षण शास्त्र का दूसरा लेक्चर लेकर के आया हूं। आशा करता हूं कि आपको ये पसंद आएगा। तो आज का टॉपिक है गणितज्ञों का योगदान। देखिए, गणितज्ञों का योगदान से तात्पर्य ये है कि ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने गणित के इतिहास को बदल दिया है। इनकी खोज और रचनाओं से आज हमें बहुत सहायता मिलती है। ऐसे ही बहुत सारे महान गणितज्ञ रहे हैं, जिनमें से कुछ लोगों को मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, जो हैं यूलर, गॉस, यूक्लिड, पाइथागोरस, आइंस्टीन, बर्ट्रैंड रसेल, आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, श्रीनिवास रामानुजन, भास्कर प्रथम और सत्येंद्र नाथ बोस। चलिए, तो हम पहले नंबर पढ़ते हैं यूलर के बारे में। यूलर को गणित का बादशाह कहा जाता है। इस नेत्रविहीन मेधावी को सबसे बड़ा गणितज्ञ माना जाता है। यूलर के बाद जितने भी गणितीय सूत्रों की खोज की गई, उनके नाम उस सूत्र को प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया। उसने गणित की दुनिया में क्रांति ला दी एवं विद्वान जो स्तर होता है विद्वानित्व का, उसे आइंस्टीन के बराबर समझा जाता था। यूलर को गणित का आइंस्टीन भी कहा जाता है। उसने गणितीय संकेतन, लघु लिपि, त्रिकोणमिति, फंक्शन एवं फंक्शन को लिखने का तरीका, वृत्त की परिधि 2πr एवं व्यास, वृत्त के व्यास के अनुपात को पाई के रूप में लिखना, काल्पनिक इकाई के रूप में आयोटा का प्रयोग, ग्रीक अक्षर सिग्मा का उपयोग समेशन के लिए एवं प्राकृतिक लॉगरिथम के आधार पर ई का उपयोग, जिसे यूलर स्थिरांक भी कहते हैं, को प्रतिपादित किया। इन्होंने 7 ब्रिज ऑफ कोनिग्सबर्ग प्रॉब्लम को ग्राफ थ्योरी के द्वारा सुलझाया एवं वस्तु के सतह, कोण एवं लंबाई के लिए यूलर कैरेक्टरिस्टिक की खोज की। इन्होंने कई स्थापित गणितीय प्रयोगों को आकार दिया। अपने समय में इन्होंने टोपोलॉजी, कैलकुलस एनालिसिस, ग्राफ थ्योरी को बनाने में भूमिका अदा की। तो देखिए, कितनी सारी चीजें हैं जो यूलर के माध्यम से हमें दी गई हैं और जिसका उपयोग हम डेली लाइफ में करते रहते हैं। यदि यूलर ये चीज नहीं देते तो क्या हम इस प्रकार से इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ पाते? नहीं बढ़ पाते। चलिए, तो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं हम लोग। गॉस को हम सभी लोग जानते हैं। जर्मन गणितज्ञ विशेषज्ञ गॉस को गणित का राजकुमार एवं गणित का अग्रणी भी कहा जाता है, जो बचपन से ही विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। गॉस ने समुच्चय सिद्धांत, सांख्यिकी, डिफरेंशिएशंस, भूभौतिक विज्ञान विश्लेषण, संख्या सिद्धांत एवं खगोल विज्ञान में क्रांतिकारी योगदान दिया है। इन्होंने अंकगणित के मूलभूत प्रयोगों को साबित किया एवं नंबर थ्योरी में अपना योगदान दिया। जो हम सेट थ्योरी वगैरह पढ़ते हैं वो सब गॉस के द्वारा ही आपको मिली हुई है। चलिए, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं यूक्लिड के बारे में। देखिए, यूक्लिड के बारे में तो हम लोग सभी पढ़ चुके हैं। 5 अवधारणाएं हमने क्लास 10th में ही पढ़ी हुई है कि यूक्लिड ने बहुत सारी अवधारणाएं दी हुई थी और उसकी जो सबसे विवादित थ्योरी रही थी वो यूक्लिड की अवधारणा नंबर 5 थी। चलिए, अब हम पढ़ते हैं यूक्लिड के बारे में। यूक्लिड जो एक ग्रीक के गणितज्ञ थे, इनका जन्म ईसा से लगभग 325 वर्ष पूर्व हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि यह प्लूटो के शिष्यों से ही एथेंस में इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी। ज्यामिति का जनक यूक्लिड को कहा जाता है। यूक्लिड का सबसे बड़ा ग्रंथ एलिमेंट्स है, जो 13 भागों में विभाजित है। देखिए, तो कई बार पूछा जाता है एलिमेंट्स की रचयिता कौन है, तो यूक्लिड है। इससे पहले भी बहुत से गणितज्ञों ने ज्यामितियां लिखी, परंतु उन सब के बाद जो ज्यामिति यूक्लिड ने लिखी उसकी बराबरी आज तक कोई नहीं कर सका है। और ना संसार में आज तक कोई ऐसी पुस्तक लिखी गई जिसने किसी विज्ञान के क्षेत्र में बिना किसी परिवर्तन के लगभग 2000 वर्षों तक अपना प्रभुत्व जमाए रखा हो। ये बहुत बड़ी बात होती है, जो मूल में 18वीं शताब्दी के अंत तक पढ़ाई जाती रही हो। यूक्लिड ने नई उत्पत्तियां दी, उत्पत्तियों के क्रम भी बदल दिए, जिससे पुरानी उत्पत्तियां सब बेकार हो गईं। यह मानना ही पड़ेगा कि पुस्तक की अभिकल्पना उसकी अपनी थी। उन्होंने उस समय तक के सभी अनुसंधानों को अपनी पुस्तक में जगह दी। उसने सभी तथ्यों को बड़े तार्किक ढंग से ऐसे क्रम में लिखा, चूंकि प्रत्येक नया प्रमेय
उनके पहले प्रमेयों के तथ्यों पर आधारित था। ऐसा करते करते यूक्लिड ऐसे तथ्यों पर पहुंचे जिनके लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने ऐसे तथ्यों को स्वयं सिद्ध किया और ऐसी स्वयं सिद्धों की संख्या कहीं 6, कहीं 12 है। अंतिम स्वयं सिद्ध इस प्रकार है, यदि एक रेखा दो रेखाओं को काटे और एक ही ओर के अंतःकोणों का योग दो समकोणों से कम है। बहुत दिनों तक तो इस स्वयं सिद्ध के विषय में किसी को आलोचना करने का साहस नहीं हुआ, परंतु लोग इसको स्वयं सिद्ध मानने में आपत्ति करते रहे। यहाँ तक कि बहुत जांच पड़ताल भी हुई। 18वीं शताब्दी में ही लोग इस निष्कर्ष तक पहुंच पाए कि उपयुक्त स्वयं सिद्ध सत्य नहीं है, जैसे कि यूक्लिड की 5वीं अवधारणा के बारे में मैंने आपसे कहा था, जिन्होंने यूक्लिडीय ज्यामिति का आविष्कार किया। चलिए नेक्स्ट स्लाइड्स पे आते हैं। पाइथागोरस का जन्म 580 और 572 ईसा पूर्व के बीच में माना जाता है तथा इनकी जो मृत्यु है वो 500 और 490 ईसा पूर्व के बीच में हुई थी। एक ग्रीक गणितज्ञ थे, दार्शनिक थे और ये पाइथागोरियन बाद नामक धार्मिक आंदोलन के संस्थापक भी रहे हैं। हालांकि कुछ लोग गणित और प्राकृतिक दर्शन में उनके योगदान की संभावनाओं पर सवाल उठाते हैं। इन्हें मुख्यतः पाइथागोरस प्रमेय के लिए ही जाना जाता है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय होती है, यदि किसी समकोण त्रिभुज दिया हुआ है तो उसका जो कर्ण का वर्ग होता है वह बराबर होता है उसके लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के। ये प्रमेय हम लोग बार बार इस्तेमाल करते हैं और इसका उपयोग किया जाता है। पाइथागोरस को संख्या के जनक के रूप में भी जाना जाता है। तो संख्या के जनक के रूप में किसको जाना जाता है? पाइथागोरस को। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में धार्मिक शिक्षण और दर्शन में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। हम जानते हैं कि पाइथागोरस उनके शिष्य मानते थे सब कुछ गणित से ही संबंधित है और संख्याओं में ही अंततः वास्तविकता है। गणित के माध्यम से हर चीज के बारे में भविष्यवाणी की जा सकती है तथा हर चीज को एक तालबद्ध प्रतिरूप या चक्र रूप में मापा जा सकता है। लंबलिकस के अनुसार पाइथागोरस ने कहा है कि संख्या ही विचारों और रूपों का शासक है और देवताओं और राक्षसों का कारण भी यही है, संख्या ही है। देखिए ऐसा कहा गया है। नेक्स्ट स्लाइड्स पे आते हैं। आइंस्टीन के बारे में जानते हैं कि आइंस्टीन कौन थे। आइंस्टीन एक महान भौतिक एवं गणितज्ञ थे जिनका जन्म 14 मार्च 1879 को उल्म जर्मनी में हुआ था। आइंस्टीन को हम सभी जानते हैं। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कैथोलिक एलिमेंट्री स्कूल में हुई। 16 वर्ष की अवस्था में उन्होंने स्विस फेडरल पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्जाम में भाग लिया जो कि ज्यूरिख शहर में आयोजित हुआ था। उन्होंने गणित और भौतिकी में आशा से बढ़कर सफलता प्राप्त की, परंतु बाकी विषय में ये अनुत्तीर्ण हो गए, क्योंकि हम सभी जानते हैं आइंस्टीन का जो दिमाग था वह साइंस और गणित के लिए तो बहुत तेज चलता था, लेकिन बाकी यो में वह इतने एक्सपर्ट नहीं थे। आइंस्टीन ने 1905 में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने 1908 में बर्न विश्वविद्यालय में लेक्चरर का पद प्राप्त किया। अपनी वैज्ञानिक प्रतिभा के साथ साथ उन्होंने शास्त्रीय संगीत और वायलिन बजाने का शौक उनको था। वह असाधारण प्रतिभा और शानदार वैज्ञानिक दिमाग के लिए जाने जाते रहे हैं। उन्होंने सैकड़ों किताबों और लेख प्रकाशित किए। क्वांटम फिजिक्स और मैनहट्टन प्रोजेक्ट पर उनका काम अमेरिकी सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। बर्ट्रैंड रसेल ये बहुत ही फेमस वैज्ञानिक हैं। बर्ट्रैंड रसेल 20वीं सदी के प्रख्यात दार्शनिक, महान गणितज्ञ और शांति के अग्रदूत थे। बर्ट्रैंड रसेल का जन्म 18 मई 1872 को हुआ था और उनकी मृत्यु 3 फरवरी 1970 में हुई थी। एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ब्रिटिश दार्शनिक, गणितज्ञ, वैज्ञानिक, शिक्षा शास्त्री, राजनीतिज्ञ, समाजशास्त्री तथा लेखक थे। यानी इन्होंने प्रतिभा की बिल्कुल भी कमी नहीं थी। रसेल ने ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज से गणित और नैतिक विज्ञान की शिक्षा पाई। प्रारंभ से ही इनकी रुचि गणित और दर्शन की ओर थी। बाद में समाजशास्त्र इनका तीसरा विषय हो गया। इन्होंने 11 वर्ष की अल्प आयु में ही गणित के एक सिद्धांत का अनुसंधान किया था जो इनके जीवन की एक महान घटना थी। गणित के क्षेत्र में इनकी देन शास्त्रीय थी जिससे वह बहुत लोकप्रिय नहीं हो सके, लेकिन महानता निर्विवाद है। E. N. हाइक
हेड के सहयोग से रचित प्रिंसिपिया मैथमेटिका अपनी ढंग का अपूर्व ग्रंथ है। इन्होंने नाभिकीय भौतिकी और सापेक्षता पर भी लिखा हुआ है। तर्कशास्त्र, समुच्चय सिद्धांत, भाषा विज्ञान, कृत्रिम बुद्धि, संज्ञानात्मक विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान, दर्शन, विशेष रूप से भाषा, साहित्य विज्ञान और तत्व मीमांसा का दर्शन शास्त्र, मुख्यतः भाषा का दर्शन शास्त्र पर रसेल का गहरा प्रभाव माना जाता है। बर्ट्रैंड रसेल रॉयल ह्यूमन सोसाइटी के सदस्य रहे हैं, ब्रिटेन की इंडिया लीग के अध्यक्ष चुने गए थे, अतः भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भी इनका निकट संबंध था। वृद्धावस्था में भी यह परमाणु परीक्षण विरोधी आंदोलन के सूत्रधार थे। ब्रिटिश दार्शनिक, तार्किक, गणितज्ञ, इतिहासकार, लेखक, सामाजिक आलोचक, राजनीतिक विचारक थे। सन 1950 में इन्होंने साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया। इन्होंने 40 ग्रंथों का प्रणयन किया था। इंट्रोडक्शन टू मैथमेटिकल फिलोसफी, आउटलाइन ऑफ फिलोसफी तथा मैरिज एंड मॉरलिटी इसकी महत्वपूर्ण कृतियां रही हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। आर्यभट्ट। आर्यभट्ट के बारे में हम सभी जानते हैं, लगभग हम जानते हैं कि जो जीरो का आविष्कार किया गया था वह आर्यभट्ट ने किया था, ऐसा कहा जाता है। आर्यभट्ट प्राचीन समय से ही सबसे महान खगोल शास्त्रियों तथा गणितज्ञों में से एक थे। विज्ञान और गणित के क्षेत्र में उनके कार्य आज भी वैज्ञानिकों को प्रेरणा देते हैं। आर्यभट्ट उन पहले व्यक्तियों में से थे जिन्होंने बीजगणित का प्रयोग किया। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध रचना आर्यभट्टिया, जो कि एक गणित की पुस्तक है, को कविता के रूप में लिखा। यह प्राचीन भारत की बहुचर्चित पुस्तकों में से एक है। इस पुस्तक में दी गई ज्यादातर जानकारियां खगोल शास्त्र और गोलीय त्रिकोणमिति से संबंध रखती हैं। आर्यभट्टिया में अंकगणित, बीजगणित और त्रिकोणमिति के 33 नियम भी दिए गए हैं। उनके दो प्रमुख योगदान हैं, शून्य का परिचय और पाई के अनुमानित मान की गणना। ये दो मेन इनके प्रमुख योगदान हैं। आर्यभट्ट गणित के क्षेत्र में सबसे महान भारतीय विद्वान के रूप में जाना जाता है। इनके प्रमुख योगदानों में पाई का मान, दशमलव के 5 अंकों तक का अनुमान इन्होंने ही लगाया था। इन्होंने साइन की अवधारणा पर भी चर्चा की, साइन थीटा, कॉस थीटा, ये वाला साइन। वह आर्यभट्ट ही थे जिन्होंने त्रिभुज के क्षेत्रफल की गणना की थी, जो कि 1/2 लंबाई गुणे चौड़ाई है। बीजगणित में इन्होंने वर्गों और क्यूब्स की श्रृंखला का सार बताया और ax - by बराबर c इस प्रकार के समीकरणों को सॉल्व किया। जैसे कि पहले ही बताया गया कि उन्होंने बीजगणित का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया था। आर्यभट्ट महान भारतीय विज्ञान जो कि खगोल पिंडों के सिद्धांतों के लिए प्रसिद्ध हुए और इनकी थ्योरी आधुनिक गणना के अनुसार काफी सटीक रही है। आधुनिक गणितीय गणनाओं के संदर्भ में खगोलीय निकायों पर अपने प्रमेयों के लिए प्रसिद्ध हैं। आज हम सभी इस बात को जानते हैं कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है और इसी कारण रात और दिन होते हैं। मध्यकाल में निकोलस कोपरनिकस ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया था, पर यह इस वास्तविकता से बहुत कम लोग ही परिचित होंगे कि कोपरनिकस से लगभग 1000 साल पहले ही यह जो सिद्धांत प्रतिपादित किया था कोपरनिकस ने, वह यह आर्यभट्ट पहले ही जानते थे। आर्यभट्ट ने अपने सूत्रों से यह सिद्ध किया कि एक वर्ष में 366 दिन नहीं बल्कि 365 दिन और 6 घंटे होते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। तो हम बात करने वाले हैं ब्रह्मगुप्त जी की। ब्रह्मगुप्त जी बहुत महान भारतीय गणितज्ञ रहे हैं। ब्रह्मगुप्त गणित ज्योतिष के बहुत बड़े आचार्य थे। आर्यभट्ट के बाद भारत के पहले गणित शास्त्री भास्कराचार्य प्रथम थे। इसके बाद ब्रह्मगुप्त हुए। ब्रह्मगुप्त खगोल शास्त्री भी थे और आपने शून्य के उपयोग के नियम खोजे। इसके बाद अंकगणित और बीजगणित के विषय में लिखने वाले कई गणित शास्त्री हुए हैं, लेकिन प्रसिद्ध ज्योतिष भास्कराचार्य ने इनको गढ़ कचक्र चूड़ामणि कहा है। इनके मूलांकों को अपने सिद्धांत शिरोमणि का आधार माना है। इनके ग्रंथों में सर्वसिद्ध है ब्रह्म स्फुट सिद्धांत। ये पूछा जाता है ब्रह्म स्फुट सिद्धांत के रचयिता कौन है, तो ब्रह्मगुप्त जी हैं। और खंड खाडक,
ब्रह्मस्फुट सिद्धांत सबसे पहला ग्रंथ माना जाता है जिसमें शून्य का एक विभिन्न अंक के रूप में उल्लेख किया गया है। यही नहीं बल्कि इस ग्रंथ में ऋणात्मक अंकों और शून्यों पर गणित करने के सभी नियमों का वर्णन भी किया गया है। खलीफाओं के राज्यकाल में इसके अनुवाद अरबी भाषा में भी कराए गए थे, जिन्होंने अरब देश में अल शिंद हिंद और अल अकिंद कहते थे। पहली पुस्तक ब्रह्मस्फुट सिद्धांत का अनुवाद है और दूसरी खंड खाडक का अनुवाद है। ब्रह्मगुप्त ने दुनिया को धनात्मक संख्या एवं शून्य का सिद्धांत दिया। उन्होंने साइमल्टेनियस एवं द्विघात समीकरण को हल करने का तरीका बताया। इन्होंने चक्रीय चतुर्भुज का क्षेत्रफल अर्ध परिमिति की मदद से निकाला। इन्होंने बताया कि चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंबवत होते हैं। ब्रह्मगुप्त ने चक्रीय चतुर्भुज के क्षेत्रफल निकालने का सन्निकट सूत्र तथा यथाकथ सूत्र भी दिया है। ब्रह्मगुप्त को संख्यात्मक विश्लेषण का जनक माना जाता है। देखिए सबसे मेन जो आपका क्वेश्चन आ सकते हैं वो ये है कि किसने इनको गढ़ चढ़क चूड़ामणि कहा है? तो ये भास्कराचार्य जी ने इनको कहा था। और इनकी प्रमुख कृति कौन सी है? तो ये ब्रह्मस्फुट रही है और खंड खाडक। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। श्रीनिवास रामानुजन, इन पे तो पिक्चर भी बन चुकी है ऑलरेडी, ठीक है, और हम इनके बारे में जानते हैं ये कौन थे। विलक्षण प्रतिभा के धनी श्रीनिवास रामानुजन, इनका जन्म 22 दिसंबर 1887 में हुआ था और इनकी मृत्यु 26 अप्रैल 1920 को हुई थी। आधुनिक काल के इस महान भारतीय गणितज्ञ थे ये। इन्होंने गणित में कोई विशेष प्रशिक्षण नहीं मिला, फिर भी इन्होंने विश्लेषण एवं संख्या सिद्धांत के क्षेत्रों में गहन योगदान दिए। इन्होंने अपने प्रतिभा और लगन से न केवल गणित के क्षेत्र में अद्भुत आविष्कार किए बल्कि भारत को अतुलनीय गौरव भी प्रदान किया। इन्होंने खुद से गणित सीखा और 32 साल की कम उम्र में इन्होंने गणित के 3884 प्रमेयों का संकलन किया, जो किसी को भी आश्चर्यचकित कर सकता है। इनमें से अधिकांश प्रमेय सही सिद्ध किए जा चुके हैं। यद्यपि कुछ खोजों को गणितीय मुख्य धारा में अब तक नहीं अपनाया गया है। हाल ही में इनके सूत्रों को क्रिस्टल विज्ञान में प्रयुक्त किया गया है। इनके कार्य से प्रभावित गणित के क्षेत्र में हो रहे काम के लिए रामानुजन जर्नल की स्थापना की गई। श्रीनिवासन रामानुजन आयकर कार्यों में प्रमुख संख्या सिद्धांत, नंबर थ्योरी, गणितीय विश्लेषण, स्ट्रिंग सिद्धांत और क्रिस्टोलॉजी के योगदान के लिए जाना जाता है। इन्होंने शून्य और अनंत को हमेशा ध्यान में रखा। इनके अंतर संबंधों को समझने के लिए गणित के सूत्रों प्रतिपादित किया गया। रामानुजन ने इंग्लैंड में 5 वर्षों तक मुख्यतः संख्या सिद्धांत के क्षेत्र में काम किया। इस सूत्र की विशेषता यह है कि यह गणित के 2 सबसे प्रसिद्ध नियतांकों पाई और ई का संबंध एक अनंत सतत भिन्न के माध्यम से व्यक्त करते हैं। पाई के लिए इन्होंने एक दूसरा सूत्र भी सन 1990 में दिया था, 1910 में दिया था, माफ कीजिएगा। रामानुज संख्या उस प्राकृतिक संख्या को कहते हैं जिस 2 अलग अलग प्रकार से 2 संख्याओं के घनों का योग द्वारा निरूपित किया जाता है। उदाहरण 1729, 4104। इस प्रकार की अनेक संख्याएं जिन्हें रामानुजन संख्या कहते हैं, इन्हें हार्डी रामानुजन संख्या भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं भास्कराचार्य प्रथम, जो ब्रह्मगुप्त से पहले आए थे। भारत के 7वीं शताब्दी के महान गणितज्ञ, संस्कृत और विज्ञान खगोल शास्त्री थे। संभवतः ऐसा माना जाता है इन्होंने ही सबसे पहले संख्या को हिंदू दार्शनिक पद्धति में लिखना आरंभ किया था। इन्होंने आर्यभट्ट के कार्य को आगे बढ़ाया एवं आर्यभट्ट की रचनाओं पर टीकाएं और उसी संबंध में ज्यामिति के साइन एक्स का परिमेय मान बताया, जो अन्य एवं अत्यंत उल्लेखनीय कार्य था। इस क्रांतिकारी कार्य का गणित में बहुत बड़ा योगदान है। आर्यभट्टीय पर उन्होंने सन 629 में आर्यभट्टीय भाष्य नामक टीका लिखी, जो संस्कृत गद्य में लिखी गणित एवं खगोल शास्त्र की प्रमाण एवं प्रथम पुस्तक है। आर्यभट्ट की परिपाटी में ही इन्होंने महाभास्करीय एवं लघु भास्करीय नामक 2 खगोल शास्त्रीय ग्रंथ भी लिखे। भास्कर ने डिफरेंशिएशन कैलकुलस की नींव रखी और डिफरेंशियल कोफिशिएंट का एक उदाहरण दिया, जिसे आज हम रोल्स के प्रमेय के रूप में जानते हैं। इन्होंने ही दुनिया को बताया कि किसी भी संख्या का योग
और अनंत का योग अनंत है। ठीक है, यानी यदि आप 2 में अनंत जोड़ते हैं तो वो अनंत ही आएगा। साथ ही बताया कि शून्य से विभाजित कोई संख्या अनंत होती है, यानी 1 के बटे में यदि 0 है तो वह अनंत होगा। ये किसने बताया? भास्कराचार्य प्रथम ने बताया है। बीजीय गणित समीकरणों को हल करने की चक्रीय विधि पेश करने वाला यह प्रथम गणितज्ञ थे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। सत्येंद्र नाथ बोस। सत्येंद्र नाथ बोस को मैं आपको बताना चाहूंगा, ये हमारे महान जिन्होंने हमें राष्ट्रगान दिया है। ठीक है, रविंद्रनाथ जो टैगोर रहे हैं उनके भाई थे रविंद्रनाथ। सत्येंद्र नाथ बोस का जो जन्म है 1 जनवरी 1894 को कोलकाता में हुआ था। ये भारतीय गणितज्ञ एवं भौतिक थे। उनकी प्रतिभाओं को देखकर उनके अध्यापक ने भविष्यवाणी की थी कि वह एक दिन पीरे साइमन, लैप्लास और आगस्टीन लुई काइथो जैसे गणितज्ञ बनेंगे। उनके द्वारा लिखा एक लेख प्लॉक्स लॉ एंड लाइट क्वांटम भारत की किसी पत्रिका ने नहीं छापा तो सत्येंद्र नाथ बोस ने उसे सीधे आइंस्टीन को भेज दिया था। आइंस्टीन ने उस पत्र का अनुवाद किया और उस चीज की हकीकत को जानकर के उन्होंने अपने समाचार पत्रों में इसको प्रकाशित करवा दिया, जिससे सत्येंद्र नाथ बोस को बहुत प्रसिद्धि मिली। 1920 का समय था जब क्वांटम मैकेनिक्स में यह गुत्थी की तरह थी कि क्वांटम मैकेनिक्स के विकास तो हो रहा था लेकिन उसकी गति बेहद धीमी थी, क्योंकि कहीं ना कहीं प्लांक्स के नियम को और आगे तक ले जाना था। उसी समय भारत में ढाका विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सत्येंद्र नाथ बोस क्वांटम मैकेनिक्स के अध्ययन में आए और उन्होंने 1924 को एक 4 पृष्ठ की रिसर्च पेपर लिखा जिसका शीर्षक था प्लांक्स लॉ एंड द हाइपोथेसिस ऑफ लाइट क्वांटम, जो कि आज मॉडर्न क्वांटम मैकेनिक्स और कणों से जुड़ी किसी भी खोज अध्ययन का आधार रहा है। सत्येंद्र नाथ का यह रिसर्च पेपर आगे चलकर बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स और बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट के रूप में बदला, जिसकी खोज सत्येंद्र नाथ बोस और आइंस्टीन ने खुद मिलकर की।